चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, लर्निंग कर्व। ज़रा तवज्जो रखिएगा। लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये लेबर कॉस्टिंग का ही हिस्सा है। अब लर्निंग कर्व का जो फॉर्मूला है ना, वो है y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b। और b जो है ना, वो कैलकुलेट होता है एज लॉग एल आर अपॉन लॉग टू। पहले मैं आपको सारा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर सारे आ, इस लर्निंग कर्व के चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स भी बता देता हूँ। पहले आप एक फॉर्मूला लिख लें जो लर्निंग कर्व के सवालों में आप इस्तेमाल करोगे। इसमें ए जो है ना, ए है होता है आपके पास टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। ए जो है वो पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम होता है। एक्स जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। और वाई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज टाइम को। वाई रिप्रेजेंट करता है एवरेज टाइम को। और एल आर जो है वो होता है लर्निंग रेट। एल आर जो होता है ना, वो होता है लर्निंग रेट। ठीक है। y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। बी जो है वो लॉग एल आर अपॉन लॉग टू के बराबर होता है। ए टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एवरेज टाइम, एल आर लर्निंग रेट। अच्छा, अब देखो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। पहले तो मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको कहीं अप्लाई करना होगा। ये फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा होगा। ये फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, इसलिए मैंने पहले ही ये लिखवा दिया। कब और कैसे अप्लाई होगा वो हम डिस्कस करते हैं, और हम लर्निंग कर्व के चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट से मैंने एक वर्कर हायर किया और उस वर्कर को मैंने बोला कि भाई आपने जो है ना वो एक टेबल बनाना है। ठीक है। एक वर्कर हायर किया और उसको बोला आपने एक टेबल मैन्युफैक्चर करना है, एक टेबल बनाना है। उसने बोला ठीक है मैं एक टेबल बना दूंगा, और मुझे लेट से एक टेबल बनाने के लिए जो है ना वो 15 घंटे लगेंगे, 15 आवर्स लगेंगे। मैंने बोला ठीक है। ये इसका फर्स्ट टेबल था जो ये बना रहा था। पहला टेबल बनाने में इसने 15 घंटे लिए। फिर मैंने इसको बोला कि भाई सेकंड टेबल, यानी कि बिल्कुल ही ऐसा ही एक और टेबल बनाओ। सेकंड टेबल यानी कि बिल्कुल ही ऐसा ही एक और टेबल बनाओ। इसने बोला ठीक है मैं एक और टेबल भी बना दूंगा। वो सेकंड टेबल 12 आवर्स में बनेगा, 12 घंटों में बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड टेबल बनाने के लिए जो है, सेकंड टेबल बनाने के लिए जो है इसको कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा है। ठीक है, सेकंड टेबल बनाने के लिए इसको कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब इसने पहला टेबल बनाया तो इसकी बहुत सारी लर्निंग हो गई, इसको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल गया। फिर इसने थर्ड टेबल बनाया। जब इसने थर्ड टेबल बनाया तो इसको थर्ड टेबल बनाने में लेट से 10 आवर्स लगे, यानी कि मज़ीद कम घंटे लगे। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लेबर अगला यूनिट बनाता है ना, जैसे जैसे लेबर अगला यूनिट बनाता है तो उसकी लर्निंग होती रहती है। और जब उसकी लर्निंग होती रहती है तो उसको कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा होता है। तो इस लेबर ने जब फर्स्ट टेबल बनाया, 15 घंटों में बनाया। जब सेकेंड टेबल बनाया, 12 घंटों में बनाया। जब थर्ड टेबल बनाया तो 10 घंटों में बनाया। यानी कि इसको हर अगले टेबल को बनाने के लिए कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा था। फिर इसको मैंने बोला एक और टेबल बनाओ, फोर्थ टेबल। इसने फोर्थ टेबल जो है वो 9 आवर्स में बना दिया, और कम टाइम लगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसा टेबल बना रहा था, एक ही जैसा टेबल बना रहा था, तो इसकी लर्निंग होती जा रही थी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है
कि लेबर की जो है ना वो लर्निंग होती जाए और जो यूनिट हो ना वो सेम तरह का हो। ये जो टेबल है ये सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम टाइप का हो, एक ही जैसे सारे टेबल्स हों। अगर मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ शेप के टेबल्स होते तो शायद इसकी इतनी तेज़ी से लर्निंग नहीं होती। ठीक है। फिर इसने पांचवा टेबल बनाया, फिफ्थ टेबल बनाया। फिफ्थ टेबल बनाने में इसने 9 घंटे ही लिए। यहाँ पर इसका टाइम फर्दर रिड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पर इसका टाइम फर्दर रिड्यूस नहीं हुआ। इससे जब एक और टेबल बनाया तो एक और टेबल बनाने में इसको 9 घंटे ही लगे। रीजन ये थी कि देखो, जब आप एक ही जैसा काम बार बार करोगे तो टाइम कम तो लगेगा, लेकिन एक बार जब आप मिनिमम वैल्यू पर आ जाओगे, एक बार जब आप मिनिमम टाइम पर आ जाओगे, उस मिनिमम टाइम के बाद उस टाइम का रिड्यूस होना इम्पॉसिबल होगा। तो 9 आवर्स जो है वो मिनिमम टाइम था, और इसके बाद फर्दर अब टाइम की रिडक्शन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इन 4 जगहों पर लेबर की लर्निंग हो रही है। इन 4 जगहों पर लेबर की लर्निंग हो रही है, लेबर चीज़ें सीख रहा है, लेबर को हर अगली चीज़ पर कम टाइम लग रहा है। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर लर्निंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है। लर्निंग जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम लर्निंग कर्व कहते हैं। यानी कि जब आप एक ही तरह का काम बार बार करते रहोगे तो आपको अगली बार वैसा ही काम करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई कि लर्निंग कर्व के का कॉन्सेप्ट ये है कि जब लेबर सेम तरह का काम बार बार करता है, जब लेबर एक ही जैसा काम बहुत बार कर रहा होता है, तो उसको सेम काम करने में हर अगली बार पिछली बार से कम वक्त लगता है। अब एक और काम करते हैं। देखो, आपके जो पेपर के सवाल है उसमें 2 अप्रोचेस होंगी। या तो आप टेबल अप्रोच यूज करोगे सवाल को सॉल्व करने के लिए, या फॉर्मूला अप्रोच यूज करोगे। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सवाल कैसा आएगा, कौन से सवाल में कौन सी अप्रोच जो है वो यूज करेंगे। ये हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी बस मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। आपके दिलो दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो अभी साइड पर कर दो। आप सिर्फ सुनो और जितना कहा गया है उस बात को समझो, बस। उससे आगे कभी भी नहीं बढ़ो। मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई एक फॉर्मूला होगा, उसमें क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि बार बार एक ही तरह का काम किया जाएगा तो हर अगली बार पिछले तरह का सेम काम करने में कम टाइम लगेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। फिर मैंने आपको ये बताया सवाल सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे, टेबल अप्रोच और फॉर्मूला अप्रोच। अभी आपने क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। जो चीज़ स्क्रीन पर है वो समझ में आ गई, उससे आगे नहीं बढ़ना। अगर मगर वाले कोई सवाल नहीं करने हैं, लेकिन जो चीज़ें स्क्रीन पर हैं वो बातें क्लियर हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखो, एक मैं टेबल बनाता हूँ। उस टेबल के हमेशा 3 कॉलम्स होंगे, एक यूनिट्स का, एक एवरेज टाइम का, और एक कॉलम होगा टोटल टाइम का। एक यूनिट्स का कॉलम होगा, एक एवरेज टाइम का कॉलम होगा, और एक कॉलम होगा टोटल टाइम का। लेट से मैंने एक लेबर रखा और वो लेबर जो है ना उसने पहला यूनिट टोटल 100 घंटे में बनाया। पहला यूनिट कितनी देर में बनाया? 100 घंटे में। तो अगर पहला यूनिट 100 घंटे में बनाया, एवरेज टाइम कैसे आता है? एवरेज टाइम होता है टोटल टाइम
डिवाइडेड बाय यूनिट्स। एवरेज टाइम कैसे आता है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो टोटल टाइम 100 है, एक यूनिट की बात हो रही है, तो एवरेज टाइम क्या होगा? टोटल टाइम यानी कि 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 1 यानी कि 100 होगा। ठीक है। लेट से सवाल में लर्निंग रेट लिखा हुआ है 80%। सवाल में लर्निंग का एक रेट दिया हुआ है 80%। लर्निंग का रेट जो है वो ये बताएगा कि लीवर किस रेट से लर्निंग कर रहा है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात सुनना। टेबल जो है ना, जो मैं बना रहा हूँ, वो मल्टीपल ऑफ टू में बनेगा। मल्टीपल ऑफ टू में बनेगा। क्या सर हमेशा मल्टीपल ऑफ टू में बनेगा? जी हाँ, हमेशा मल्टीपल ऑफ टू में बनेगा। इसीलिए मैं मल्टीपल ऑफ टू में बनेगा बोल रहा हूँ। तो टेबल मल्टीपल ऑफ टू में बनेगा यानी कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 16 यूनिट। ये टेबल जो है, या चलो 8 तक बनाते हैं, ये टेबल जो है आपको 1 यूनिट का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, 2 यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, 4 यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, 8 यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है। दूसरी चीज, सवाल में एक लर्निंग का रेट दिया हुआ होगा। सवाल में एक रेट दिया हुआ होगा लर्निंग का, जिस तरह से यहाँ पर रेट दिया हुआ है 80%। ये रेट आप अप्लाई करोगे एवरेज टाइम पर। क्या सर हमेशा एवरेज टाइम पर अप्लाई करेंगे? जी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज टाइम पर अप्लाई करोगे। आप 100 का 80% लो। आप जब 100 का 80% लोगे तो 100 का 80% आएगा 80। फिर आप 80 का 80% लो। 80 का 80% कितना आता है? 80 का 80% आएगा 64। फिर आप 64 का 80% लो। 64 का 80% लोगे तो वो आएगा 51.2। ठीक है, ये तरीका होगा इस टेबल को बनाने का। इस टेबल को बनाने का तरीका क्या होगा? एवरेज टाइम पर आप लर्निंग का रेट अप्लाई करोगे। 100 मल्टीप्लाइड बाई 80% 80, 80 मल्टीप्लाइड बाई 80% 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई 80% 51.2। इस तरह से ये आपका जो एवरेज टाइम का कॉलम है ये कंप्लीट होगा। अब सर टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 160। देखिए हमें पता है ना, एवरेज टाइम जो होता है वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाई यूनिट्स होता है। तो इस तरह से भी तो हो सकता है कि टोटल टाइम जो हो वो एवरेज टाइम मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स हो। इसी तरह से 4 यूनिट्स का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 256। इसी तरह से 5 यूनिट्स का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 409.6। देखिए अभी हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेबल बनाना सीख रहे हैं कि आपने टेबल कैसे बनाना है। तो आपने करना क्या है, आपके पास एक यूनिट्स का कॉलम है। यूनिट्स का कॉलम हमेशा मल्टीपल ऑफ टू में होगा। 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 फिर 128। एक आपको सवाल में लर्निंग का रेट दिया हुआ होगा। लर्निंग का रेट दिया हुआ होगा तो एवरेज टाइम को 80% से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से को 80% से मल्टीप्लाई किया 80, 80 को 80% से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को 80% से मल्टीप्लाई किया 51.2। और आपके पास पहले यूनिट का टोटल टाइम 100 था, आप एक यूनिट बना रहे हो, तो आपका एवरेज टाइम जो आएगा ना वो 100 आएगा। ठीक है। इसी तरह से 160, इसी तरह से ये जो 80 आया था, 80 को आपने 2 से मल्टीप्लाई जब कर दिया तो 160 आ गया। इसी तरह से आपने 4 को 64 से मल्टीप्लाई किया जो कि 80 का 80% था तो 256 आ गया। और इसी तरह से 8 को हम 51.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 409.6 आएगा। इस तरह से आप ये टेबल बनाओगे। अब
ये एक अलग बात है कि हम लर्निंग के रेट को एवरेज टाइम से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 में ही क्यों होता है। तो इस फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हुआ होता है और उसकी एक पीछे लॉजिक है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें टेबल बनाना आना चाहिए। अगर टेबल में वो पहले यूनिट का टोटल और एवरेज टाइम दे दे तो हम एवरेज टाइम से लर्निंग के रेट को मल्टीप्लाई कर 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 अगला 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 एवरेज टाइम ढूंढ लेंगे और यूनिट्स का कॉलम 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इस तरह से यूनिट्स ढूंढ लेंगे और टोटल टाइम के लिए यूनिट्स को और एवरेज टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है आपकी टेबल अप्रोच जिसमें आपको टेबल बनाना आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं ये इस इंफॉर्मेशन को देखता हूँ, अब जरा गौर से सुनना। अगर इस इंफॉर्मेशन को देखता हूँ ना तो फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट कितनी देर में बना है? पहला यूनिट कितनी देर में बना है? पहले यूनिट का टोटल टाइम है 100 और एवरेज टाइम भी है 100। तो जो कंपनी का पहला यूनिट है वो इस टेबल को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि जो पहला यूनिट है वो 100 आवर्स में बना है ना। पहला यूनिट, बिल्कुल पहली चीज 100 घंटे में बनी है। अच्छा, दूसरी चीज कितनी देर में बनी है? दूसरी चीज कितनी देर में बनी है? अगर हम दूसरी चीज की बात करते हैं तो दूसरी चीज कितनी देर में बनी है? अगर हम दूसरी चीज की बात करते हैं ना तो दो चीजों का टोटल टाइम 160 है। दो चीजों का टोटल टाइम 160 है। दो चीजें बनाने का टोटल टाइम 160 है। देखिए ये 160 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 160 इज टोटल टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों यूनिट्स 160 आवर्स में बने। अब मुझे ये बताओ दूसरा यूनिट कितनी देर में बना होगा? सर अगर पहला दूसरा दोनों यूनिट्स, अगर पहला और दूसरा दोनों यूनिट्स 160 आवर्स में बने हैं, अगर पहला और दूसरा दोनों यूनिट्स 160 आवर्स में बने हैं और पहला वाला यूनिट 100 घंटे में बना था, ये भी हमें पता है। पहला वाला यूनिट 100 घंटे में बना था, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा यूनिट है वो 60 आवर्स में बना होगा। दूसरी चीज 60 घंटों में बनी होगी। जो दूसरा जो यूनिट है ना वो 60 आवर्स में बना होगा, 60 घंटों में बना होगा। इसलिए क्योंकि 160 हमें ये बता रहा है कि पहली और दूसरी, 160 हमें ये बता रहा है कि पहली और दूसरी दोनों चीजें कितने टाइम में बनी। और हमें पता है कि पहली चीज 100 घंटों में बनी थी, तो हम 160 में से 100 माइनस कर देते तो दूसरी चीज 60 आवर्स में बनी होगी। 80 तो एवरेज है, 80 तो एवरेज है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा और चौथा यूनिट कितनी देर में बना होगा? अगर कोई मुझसे ये पूछे तीसरा और चौथा ये दोनों चीजें कितनी देर में बनी हैं, तो मैं लिखूंगा 256। 256 क्या है? 256 जो है ना वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 256 जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों यूनिट्स बनाने का टोटल टाइम है। और इसमें से अगर हम पहले दो यूनिट्स बनाने का टाइम हटा दें, 160 जो है वो दो यूनिट्स का टाइम है, यानी कि पहले दो यूनिट्स के बनने का टाइम है। तो इसमें से अगर हम 160 माइनस कर देते हैं, 160 क्या था? पहले और दूसरे यूनिट्स के बनने का टाइम। तो बचा हुआ जो आएगा ना, यानी कि 256 में से 160 माइनस कर दें तो 96 आवर्स जो आएंगे ना, 96 आवर्स ये आपके आएंगे तीसरे और चौथे यूनिट बनने का टाइम। ठीक है जी। देखें, आप बड़े ध्यान से
इस टेबल की एप्लीकेशन को देखें, टेबल में आपको 256 जो दिया हुआ था वो पहले दूसरे तीसरे चौथे चार, पहले दूसरे तीसरे चौथे चार यूनिट्स को बनने का टाइम दिया हुआ था। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों यूनिट्स बनने का टोटल टाइम दिया हुआ था आपको। तो आपने जो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों यूनिट्स बनने का जो टोटल टाइम था कि भाई पहली चीज जमा दूसरी चीज जमा तीसरी चीज जमा चौथी चीज, चारों चीजें 256 आवर्स में बनती हैं, उसमें से आपने 160 माइनस कर दिया जो कि पहली और दूसरी चीज के बनने का टाइम है, तो आपके पास 96 आवर्स आ गए जो कि तीसरी और चौथी चीज के बनने का वक्त है, तीसरी और चौथी चीज के बनने का टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 96 आता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूला अप्रोच पर। अब जरा गौर से सुनिएगा। लेट से मैं टेबल देखता हूँ और टेबल में मैं आपसे ये पूछता हूँ 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम क्या है। अगर मैं टेबल देखता हूँ और टेबल से मैं ये पूछता हूँ कि भाई आप लोग ये बताएं कि जो 4 यूनिट्स है ना, 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स का टेबल से एवरेज टाइम क्या आ रहा था। 4 यूनिट्स का जो टेबल से एवरेज टाइम आ रहा है वो लिखा हुआ है टेबल में 64। मैं ये 64 जो है वो फॉर्मूला अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकता था। फॉर्मूला अप्रोच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। बी जो है वो लॉग एल आर अपॉन लॉग टू के बराबर है। पहले हम बी ढूंढते हैं। अच्छा, बी कैसे ढूंढेंगे? बी जो है वो बराबर है लॉग एल आर, यानी कि लॉग ऑफ लर्निंग रेट, यानी कि 80%, 80% 0.8 होता है, डिवाइडेड बाई लॉग टू। 80% 0.8 होता है ना, तो लॉग 0.2, अपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करो, 0.8 दबाओ, उसका आंसर निकाल कर फिर उसको लॉग टू से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ होगा -0.3219, -0.3219। अब अगर आप y कैलकुलेट करना चाहते हो, y जो है वो एवरेज टाइम होता है, 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले a लिखोगे। a होता है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, 4 पावर b यानी कि -0.3219। ठीक है जी, तो अब ये आ जाएगा आपका 4 पावर माइनस का 0.3219, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा होगा 64। ठीक है, अब जरा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। सही है। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर एक सवाल बना रहा हूँ। आर्ली रेट ऑफ लेबर, लेबर का जो आर्ली रेट है ना वो है ₹200 पर आवर। सही है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट 200 आवर्स। फिर मैं लिखता हूँ लर्निंग रेट, 60%। फिर आपसे पूछता हूँ टोटल, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर लेट्स से, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स की मैं आपसे टोटल लेबर की कॉस्ट पूछता हूँ। सही है। अब दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर वन ये है, मेथड नंबर वन मेथड नंबर वन ये है कि मैं टेबल बना लूँ। अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा यूनिट्स, फिर मैं लिखूंगा एवरेज टाइम, और फिर मैं लिखूंगा टोटल टाइम। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, 4 यूनिट्स। पहले यूनिट का टोटल टाइम 200 है, एवरेज टाइम भी 200 होगा। उसके बाद 60% का लर्निंग कर्व का रेट है, तो 200 का 60% देंगे। अगर हम 200 का 60% देंगे तो 200 का 60% जो है वो 120 आएगा। उसके बाद फिर हम 120 का 60% लेंगे तो वो 72 आएगा। फिर आप 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 आएगा, और 72 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा। तो इसका मतलब 4 यूनिट्स बनाने का जो टोटल टाइम लग रहा है लेबर का, 4 यूनिट्स बनाने का लेबर का जो टोटल टाइम लग रहा है वो 288 आवर्स है। और अगर मैं लेबर को 1 घंटे के 200 रुपये देता हूँ तो 288 मल्टीप्लाइड बाई 200, यानी कि मेरा जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 57,600। ये एक तरीका है। फिर मैं मेथड नंबर 2 करता हूँ। मेथड नंबर 2 जो कि है फॉर्मूला अप्रोच, उसमें पहले बी कैलकुलेट करता हूँ, लॉग एल आर अपॉन लॉग 2। तो log 0.6 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2, ये बन जाता है -0.73696, -0.73696। फिर मैं y यानी कि 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम कैलकुलेट करता हूँ, a x पावर b। इससे मेरे पास जो आंसर आता है, 4 की पावर डाल दी मैंने, माइनस का 0.73696 इंटू 200, तो इससे आंसर आता है 72। ये 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम है। फिर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करता हूँ, टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स का टोटल टाइम कैलकुलेट करता हूँ तो 4 इंटू 72, 4 इंटू 72 आपका बन जाता है 288। ठीक है, 288 जो है वो 4 यूनिट्स का टोटल टाइम है। और इस मेथड से अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो अगेन 288 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये आ जाएगा 57,600। यहाँ पर भी आंसर जो है वो 57,600 आएगा, अगर टोटल 288 आवर्स बनते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने मेथड नंबर 1 से भी सवाल सॉल्व किया और मेथड नंबर 2 से भी सवाल को सॉल्व किया। और हमने ये देखा कि टोटल 4 यूनिट्स की जो लेबर की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। ठीक है जी, तो ज़रा आप लोग भी इन चीज़ों को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी तरह की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर का लेबर आर्ली रेट, लेबर आर्ली रेट 250 पर आवर, 1 घंटे के 250 रुपये। टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट बनने में लगते हैं 100 आवर्स। अच्छा, लर्निंग रेट
लर्निंग रेट जो है वो है 80%। ठीक है, आपको क्या बताना है? अच्छा, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, लर्निंग स्टॉप्स व्हेन 4 units are produced and time taken for fourth unit is the time taken for all units produced after that या afterwards। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट है ना, वो लिखो। सही है, 7 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट जो है ना वो आपने लिखनी है। 7 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट लिखनी है, यानी कि 7 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ज़रा गौर से देखना, थोड़ी सी वर्किंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 4 यूनिट्स कितना होगा। पहले 4 यूनिट्स बनाने का टोटल टाइम कितना होगा? पहले 4 यूनिट्स बनाने का टोटल टाइम कितना होगा? पहली इस चीज़ की मैं वर्किंग कर रहा हूँ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों यूनिट्स कितनी देर में बनेंगे? टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 4 यूनिट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट कितनी देर में बनेगा, इसकी वर्किंग करता हूँ। सबसे पहले तो हम बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी होगा लॉग एल आर, यानी कि लॉग ऑफ लर्निंग रेट, डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2। तो ये बन जाता है आपका log 0.8 डिवाइडेड बाई log 2, यानी कि ये बन जाता है माइनस का 0.3219, माइनस का 0.3219। ठीक है, माइनस का 0.3219, ये आपके पास बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू निकालने के बाद हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। वाई जो है वो हमारा ए यानी कि टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर माइनस का 0.3219। तो 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम आएगा, वाई एवरेज टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जरा इसको कैलकुलेट करो कि ये कितना होगा। ये आपके पास हो जाएगा 64। अच्छा, तो टोटल टाइम क्या होगा? 4 यूनिट्स का टोटल टाइम क्या होगा? 4 यूनिट्स का जो टोटल टाइम होगा वो 4 × 64। ठीक है, यानी कि ये आएगा आपके पास 256। 4 × 64 यानी कि 256। अच्छा, मुझे ये भी बता दो कि टोटल टाइम फॉर 3 यूनिट्स क्या होगा। टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 3 यूनिट्स, पहले 3 यूनिट्स का टोटल टाइम, पहले दूसरे और तीसरे यूनिट का जो टोटल टाइम होगा ना, वो कितना होगा? टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 3 यूनिट्स कितना होगा? अगेन वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। तो ये आपके पास 3 की पावर माइनस का 0.3219
3219 इंटू 100, ये बन जाएगा आपका 70.2 या 2125, 70.2125। और टोटल टाइम 3 यूनिट्स का जो होगा वो 3 × 70.2125, 3 × 70.2125, यानी कि ये बन जाएगा 210.64, 210.64। ये पहले, दूसरे और तीसरे यूनिट को बनने का टोटल टाइम है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो टाइम फॉर फोर्थ यूनिट है, टाइम फॉर फोर्थ यूनिट, चौथे यूनिट को बनने का जो टाइम होगा वो 256, ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे यूनिट को बनने का टाइम है, माइनस 210.64, ये पहले, दूसरे और तीसरे यूनिट के बनने का टाइम है। तो 256 माइनस 210.64 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब चौथा यूनिट तकरीबन 45.36 आवर्स में बन रहा है। चौथा जो यूनिट है वो 45.36 आवर्स में तैयार। देखिए यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कि भाई आपके पास 7 यूनिट्स की आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। तो 7 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कुछ इस तरह से कैलकुलेट करी जा सकती है कि जो पहले 4 यूनिट्स हैं उनको बनने के लिए 256 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो अगले 3 यूनिट्स बनाए गए हैं, यानी कि पांचवा, छठा और सातवां यूनिट, हर यूनिट को बनने के लिए 45.36 आवर्स लगेंगे। इसलिए क्योंकि सवाल में ये मेंशन है कि चौथे यूनिट के बाद हर यूनिट उतनी ही देर में बनता है जितनी देर में चौथा यूनिट बनता है। तो ये आपके पास टोटल 392.08 आ जाएगा, 392.08 आवर्स। और ये 392.08 आवर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 250 के आली रेट से। तो जब मैं 250 के आली रेट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 392.08 मल्टीप्लाइड बाई 250, टोटल जो खर्चा आएगा वो 98020, 98020। क्लियर है सबको? 98,020 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। 7 यूनिट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट होगी। तो जब लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो आपने करना ये है कि जिस जगह पर लर्निंग स्टॉप हुई है उसके बाद जितने भी यूनिट्स है उस पर उतना ही टाइम लेना है जितना उस स्पेसिफिक यूनिट पर जहां पर लर्निंग स्टॉप हुई थी। ठीक है जी। अच्छा अब हमें ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई इस चैप्टर में क्या हो रहा होगा या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक जो भी आपने किया वो आपने नोट किया हुआ होगा, तो इस चीज़ को भी आप बड़े आसानी से समझ लोगे। और ये कुछ एडजस्टमेंट है। देखिए, हमारा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। इसमें a क्या होता है? इसमें a होता है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट का टाइम होता है। और y क्या होता है? y होता है एवरेज टाइम। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको पहले यूनिट का टाइम नहीं दिया हो बल्कि पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट दी हो, तो y जो होगा वो एवरेज कॉस्ट होगा।
मिसाल के तौर पर ऊपर वाले ही सवाल की बात करें तो पहला यूनिट 100 घंटे में बन रहा था, पहला यूनिट जो है वो 100 घंटे में बन रहा था। मिसाल के तौर पर अगर ऊपर वाले केस की ही बात करें तो पहला यूनिट 100 घंटे में बन रहा था और लेबर को मैं 1 घंटे के 250 रुपये देता हूँ, लेबर को मैं 1 घंटे के 250 रुपये देता हूँ। तो अगर पहला यूनिट 100 घंटे में बन रहा था और लेबर को 1 यूनिट बनाने के मैं 250 रुपये देता हूँ, तो इस हिसाब से 100 × 250 यानी कि टोटल जो खर्चा होता है ना वो 25,000 हो जाता है। लेबर को मैं 1 यूनिट बनाने के 1 घंटे के 250 रुपये देता हूँ और पहला यूनिट अगर 100 घंटे में बनता है तो पहला यूनिट बनाने का खर्चा, पहला यूनिट बनाने का खर्चा 25,000 हो गया। यानी कि अब मैं ए जो है ना वो टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट नहीं लिख रहा, बल्कि ए जो है वो कॉस्ट फॉर फर्स्ट यूनिट है। ए जो है ना वो है कॉस्ट फॉर फर्स्ट यूनिट। ए को मैंने पहले यूनिट की कॉस्ट कर दी। अब मैं अगर लेट से ढूंढना चाहूँ टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, पहले 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, पहले 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, तो पहले मैं y ढूंढूंगा। y इज इक्वल्स टू a x पावर b। ये बात अब याद रहे, ये बात अब याद रहे कि एक ही जगह मैंने पहले यूनिट की, एक ही जगह मैंने पहले यूनिट की कॉस्ट लिखी है। तो y जो आएगा ना वो एवरेज कॉस्ट आएगी, y जो आएगा ना वो एवरेज कॉस्ट आएगी। तो ये आ रहा है तकरीबन 16,000.62 या 16,000 कह लेते हैं। ये 4 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट आई है, ये 4 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट आई है। तो 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी, 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 16,000 × 4। 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 16,000 × 4। अब 16,000 × 4 कितना बनता है, 64,000। 16,000 × 4 कितना बनता है, 64,000। सर ये आपने क्या किया, ये मैंने 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ढूंढी, ये मैंने 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ढूंढी, ये मैंने 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ढूंढी। बात समझ में आई है सबको। देखिए ए जब पहले यूनिट की टोटल कॉस्ट होगी तो वाई एवरेज कॉस्ट देगा और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये 256 क्या था, ये 256 पहले 4 यूनिट्स का टोटल टाइम था। इसको अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 256 अगर नंबर ऑफ आवर्स है और इसको मैं आली रेट यानी कि 250 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 64,000 आएगा 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। अच्छा 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट फॉर 3 यूनिट्स, अगेन आप यूज करोगे y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स पावर b। इससे आपके पास 3 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। पहले देखते हैं कि 3 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट कितनी है, पहले देखते हैं कि 3 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट कितनी है। 3 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट जो है वो बनती है 17,553, 17,553। फिर 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट देखते हैं, 3 यूनिट्स की अगर हम टोटल कॉस्ट देखते हैं तो 17,553 इंटू 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट अगर हम देखते हैं 17,553 इंटू 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 52,659, 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 52,659, 52,659। ठीक है। अब अगर फोर्थ यूनिट की कॉस्ट ढूंढनी है, फोर्थ यूनिट की कॉस्ट ढूंढनी है, फोर्थ यूनिट की कॉस्ट ढूंढनी है तो 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 64,000 माइनस 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 52,659। 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 64,000 माइनस 3 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 52,659, तो 11,341 आपके पास 11,341 ये आपके पास चौथे यूनिट की टोटल कॉस्ट आ गई। 11,341 आपके पास चौथे यूनिट की टोटल कॉस्ट आ गई। अब जब आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई चौथे यूनिट की तो फिर आप क्या करोगे, आपको 7 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। पहले 4 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई 64,000,
और चौथे यूनिट की टोटल कॉस्ट है 11341, उसके बाद कोई लर्निंग नहीं होगी और 3 यूनिट्स है। तो 11341 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 64,000, ये आता है आपके पास 98023। 98023। दोनों तरीकों से जब हमने आंसर निकाला ना, तो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए का फर्क आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से है। तो ये चीज भी आप आराम से समझें, फिर आगे बढ़ें। नहीं हो, बल्कि पहले यूनिट की कॉस्ट लिखी हुई हो, तो हम 7 यूनिट्स के टोटल वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छे से देखें, फिर आगे बढ़िएगा।